हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, अपने ओएम जो है वॉल्यूम 1 जो है इसका पार्ट 1 जो है उसकी डिस्कस कर रहे थे। तो इस कड़ी के अंदर हमने टोटल 8 चैप्टर दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं और आज अपने इसका 9th नंबर चैप्टर डिस्कस करेंगे। टोटल दोस्तों इसमें 10 चैप्टर है। आज का जो चैप्टर डिस्कस हो जाने के बाद ओनली एक मात्र चैप्टर अपने इसका बचेगा मिसलेनियस का, वो अपने कल डिस्कस इसको कर लेंगे। तो दोस्तों जो 9वां चैप्टर है वो कॉरस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम और सिग्नल्स के बारे में बहुत ईजी सा चैप्टर है। और जो हमने प्रीवियस 8 चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैंने अपार के बारे में आपको रिवीजन करवाया था। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जी थी उसके अंदर DAPB और पैरा नंबर जो 381 था हैंडिंग टेकिंग वाला, उसके बारे में आपको बताया। और कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड बिल्डिंग की, फायर से रिलेटेड बिल्डिंग की वो हमने बातें करी। तो ये तमाम बातें हमने चैप्टर नंबर 8 में करी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, आप एक बार में इसको समझ जाओगे। तो देखिए दोस्तों क्या है कॉरस्पॉन्डेंस दोस्तों पत्राचार जो है आपको पता होगा, आप मेन ऑफिस को लेटर भेजते रहते हो, आप अपनी पर्सनल जो एप्लीकेशंस भी भेजते रहते हो। कई बार क्या होता है कि हमारी EL ज़्यादा डिडक्ट कर दी जाती है, अर्नड लीव ज़्यादा डिडक्ट कर दी जाती है। कई बार हमें LTC का क्लेम पास नहीं होता हमारा, तो उसके चक्कर में हम कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, पत्राचार करते हैं। ओके, या LTC के अंदर आपको एडवांस चाहिए, 90% एडवांस मिल सकता है LTC का, तो उसके लिए आपको पत्राचार करना पड़ेगा। ओके, या फिर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पत्राचार करता ही रहना पड़ता है। ओके, तो जब तक आप ऑफिस के अंदर हो, जब तक आप डिपार्टमेंट के अंदर हो, सरकारी सर्विस में हो, तो ये चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा है। लेटर राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों क्या क्या नियम इसके अंदर बनाए गए हैं, तो वो अपने इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। तो देखिए पहला है जर्नल। 426 के अंदर क्या बताया, ऑल कॉरस्पॉन्डेंस इनवार्ड एंड आउटवार्ड, जो आई और जो गई, विल बी रिसीव्ड, रजिस्टर्ड, इशूड, रिसीव किया, उनको रजिस्टर किया, मेंटेन किया और इसको इशू कर दिया डाक को, एंड रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम लेड डाउन इन चैप्टर 1 ऑफ OM2। दोस्तों जब चैप्टर 1 OM2 का पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो डाक सेक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। उसके अंदर जो कॉरस्पॉन्डेंस आई उसको रजिस्टर करना है, उसको रिसीव करना है, उसको रजिस्टर करना है और उसको इशू करना है और उसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करनी है। तो वो सारी बातें हम OM2 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। तो 428 के अंदर क्या दिया, इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट ऑल कॉरस्पॉन्डेंस, बिल्स एटसेट्रा रिसीव्ड इन ए PCDA CDA ऑफिस शुड बी डेल्ट विद प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमैटिकली। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, जो भी PCDA CDA के अंदर कुछ भी कॉरस्पॉन्डेंस, कुछ भी बिल्स आते हैं तो उनको जो है प्रॉम्प्टली और सिस्टमेटिकली उनको डील करना है और उनको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इट शुड बी द एम ऑफ ईच मेंबर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इट शुड बी द एम, क्या एम होना चाहिए सभी मेंबर्स का एस्टेब्लिशमेंट, टू डिस्पोज ऑफ ऑल लेटर्स, बिल्स एक्सेट्रा ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट और ऑफ द फॉलोइंग डे। मतलब जिस दिन आपको बिल मिल जाए उसी दिन आपको उसको रिसीव करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब उस पर कार्रवाई करनी है। ओके, एक दोस्तों बिल का मैंने जब चीज़ देखी तो मुझे एक चीज़ याद आई, बिल कब वाउचर बन जाता है। ये सवाल SS के एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रीवियस में। बिल जब दोस्तों उसको स्टैम्प्ड कर दिया जाता है और वो पेड कर दिया जाता है तो वो बिल वाउचर बन जाता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगला है फ्रेंड्स 429 में क्या बोल रहा है, द कैश रिक्विजिशन, जिसको CR बोलते हैं। हमें दोस्तों गवर्नमेंट से मान लो कोई पैसा ड्रॉ करना है तो उसको हम CR के जरिए करते हैं, कैश रिक्विजिशंस के जरिए। ओके, फॉर पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, या तो CR आई है हमारे पास, पेमेंट करनी है हमें इंटरेस्ट से, या रिक्विजिशन आई है एडवांस ऑफ पे टीएड। मान लो ट्रैवलिंग अलाउंस है जिसको एडवांस पे करना है तो उसकी रिक्विजिशन आई है। तो इनको अपने फ्रेंड्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन ये रिसिप्ट की जाएगी हमारे ऑफिस के, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसको इसी दिन करनी चाहिए डिस्पोज ऑफ। ओके, अगर इसके अलावा कोई है अदर केस के अंदर तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ओके, 430 में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डेंस शुड बी प्रिसाइज। कॉरस्पॉन्डेंस जो है शुड बी प्रिसाइज, मतलब जितना उसमें मैटर, जितनी रेलेवेंट बातें हैं उतनी ही हो, इररेलेवेंट बातें नहीं हो। मतलब प्रिसाइज मतलब छोटा हो, मतलब जितनी बातें आपको बतानी उतनी होनी चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं किया जाए। एंड द इशू रेज्ड शुड बी वेल एनालाइज्ड, और जो आप इशू रेज करते हो कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर वो जो है वेल एनालाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, वो फैक्ट बेस्ड होने चाहिए और वो पूरे ऑथेंटिक और जेन्युइन होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन PCDA CDA एंड सब ऑफिस, LAO RAO PO सब ऑफिस, यही तो होते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार की दोस्तों मेनली कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है PCDA CDA और सब ऑफिस के अंदर। कौन कौन सी करी जाती है, रिक्वेस्ट फॉर फैक्ट्स और रेंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये होगा कि हमें फैक्ट की रिक्वायरमेंट है और रेंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको वो चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर्स, डिसीजन और व्यूज़ और इंपॉर्टेंट केसेस, 3 प्रकार की है। तो देखिए इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। अगर फ्रेंड PCDA CDA के अंदर जो सब ऑफिस के अंदर है, अगर पहले टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, पहले टाइप की कॉरस्पॉन्डेंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर फैक्ट की जाती है। मान लो अपने कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट की, या कोई डॉक्यूमेंट हमें को रेंडिशन करने मतलब प्रदान करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो क्लर्क लेवल का जो एम्प्लॉय है वही करेगा डील। ओके, या और जो ऑर्डर से रिलेटेड डिसीजन देने हैं, हमें व्यूज़ देने हैं, तो वो जो है वो सारी जो उस टाइप की जो कॉरस्पॉन्डेंस हैं वो WSOA सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स और जिसके अबव लेवल के अधिकारी हैं, मान लो ACDA AO SAO जो हैं वो करेंगे। और क्लर्क जो है इसमें ओनली असिस्ट करेगा, उनको फैक्ट प्रोवाइड करवाएगा, उससे रिलेटेड सारी जानकारी देगा, लेकिन डील यही लोग करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट केस जो है उनको डेल्ट बाय द ऑफिसर इंचार्ज, ACDA इंचार्ज हिमसेल्फ। जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको जो ऑफिसर जो इंचार्ज है, जो सबसे बड़ी रैंक का अधिकारी है, वो उनको डील करेगा।
ओके। और ये ऑफिस टू ऑफिस वेरी करती है बातें कि मान लो कहीं पे एसीडीए है ही नहीं उस ऑफिस के अंदर, तो वो फिर एसीडीए थोड़ी करेगा, उस पर जो हायर अथॉरिटी होगी वो उसको करेगी असिस्ट। ओके। तो 431 के अंदर क्या दिया गया, रिमाइंडर्स फॉर आउटस्टैंडिंग रिप्लाइज टू ऑडिट ऑब्जेक्शंस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा विल बी इशूड ऑन ड्यू डेट। रिमाइंडर जो है आपको इशू करने हैं, मान लो कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेस हुआ, ओके, तो और उसका रिप्लाई जो है आउटस्टैंडिंग है, उसका रिप्लाई अभी तक नहीं दी गया है, तो उसके रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो ड्यू डेट्स मान लो आपको रिमाइंडर देते रहने हैं। ओके। तो 435 के अंदर क्या दिया गया, कॉरेस्पॉन्डेंस इवन ऑन प्योरली रूटीन मैटर्स विल नॉट बी एंटर्ड इनटू बाय द पीसीडी सीडीए विद द हाई कमिश्नर फॉर यूके इन इंडिया और अदर हेड्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट मिशन इन इंडिया। क्या बोल रहा है, अगर कोई रूटीन मैटर भी है उसके अंदर भी पीसीडीए सीडीए जो है रूटीन मैटर है दोस्तों, किसके साथ, हाई कमिश्नर फॉर यूके इन इंडिया और अदर हेड्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, मतलब मेनली फॉरेन की बात कर रहा है, ये हाई कमिश्नर्स की बात कर रहा है। तो पीसीडीए सीडीए जो है इनको डायरेक्ट रूटीन मैटर्स के अंदर भी इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकता। ओके। और दोस्तों जो पुराना जो अपने अकाउंट कोड और उन चीज़ों में पढ़ते हैं, मान लो इसमें भी अपनों ने पढ़ा है कि जो रूटीन मैटर के अंदर जो है पीसीडीए सीडीए जो है वो मिनिस्ट्री और इनसे मान लो बात कर सकता है, ठीक है, अपना चैनल ब्रेक करके सीजीडीए के थ्रू ना जाके, एमओडी फाइनेंस के थ्रू ना जाके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब फॉरेन की बात आ जाएगी तो वो रूटीन मैटर्स में भी जो पीसीडीए सीडीए हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, इसके लिए मना किया गया है। ओके। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, जो रूटीन मैटर वाली भी कॉरेस्पॉन्डेंस है दैट विल बी राउटेड थ्रू द सीजीडीए, वो भी सीजीडीए के राउटेड थ्रू होगी और एमओडी फाइनेंस के थ्रू राउटेड होगी। क्या बोल रहा है दोस्तों, पीसीडीए सीडीए जो हैं और उनको मान लो हाई कमिश्नर फॉर यूके, हाई कमिश्नर से बात करनी है या फॉरेन डिप्लोमेट से अगर बात करनी है तो क्या करेगा, वो सीधा रूटीन मैटर है, मान लो ये रूटीन मैटर है तो सीजीडीए और एमओडी फाइनेंस जो है इनसे होके जाएगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। तो ये सारी बात इसमें बताई गई है बारे में। अगला क्या, अदर देन रूटीन मैटर्स विल बी राउटेड थ्रू द सीजीडीए एमओडी फाइनेंस, और एक चैनल इसमें और जोड़ दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट्स की अपनी बात कर रहे हैं तो मतलब इंडिया से बाहर अपनी बात कर रहे हैं तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी रोल आ जाता है, जिसको एमईए बोलते हैं। ओके। तो वो किस में जाएगी, सीजीडी, एमओडी फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे चलिए 439 के अंदर क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस शुड इनवेरिएबली बी एंटर्ड एट द हेड ऑफ द ईच लेटर। कुछ नहीं, सब्जेक्ट जो है ईच लेटर के हेड में लिखा जाता है, बस वो बात बताई गई है। अगला क्या है, साइनिंग ऑन रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस, एओ एसओ अकाउंट्स एंड ऐसे सीनियर ऑडिटर ऑफ सुपरवाइजरी ड्यूटी, मतलब या तो डब्ल्यू हो या एसओ अकाउंट्स हो या सीनियर ऑडिटर जो सुपरवाइजर ड्यूटी निभा रहा है, आर ऑथोराइज टू साइन रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड। ये तीनों साइन कर सकते हैं जो रूटीन नेचर की कॉरेस्पॉन्डेंस है। ओके। एक्नोलेजमेंट ऑफ लेटर्स, मेमोरेंडम एंड सर्कुलर्स, उन पे साइन करना इनकी जिम्मेदारी। ऑफिस नोट्स ऑफ रूटीन मैटर, ठीक, वगैरह वगैरह बातें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी, 30-40 पॉइंट, ये जिन पे साइन करने हैं हमें। तो रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस ये तो पता ही साइन करना ही है, तो इसमें इतनी वो ज़्यादा इसमें टफ कोई आप समझने वाली बात नहीं थी। मेन इसको आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अदर की बात करेगा तो एक्सटर्नल अफेयर्स होके जाएगी, और अगर वैसे ही बात करनी है फॉरेन डिप्लोमेट से रूटीन मैटर्स पे तो आपको एमओडी फाइनेंस और सीजीडी से राउटेड थ्रू को करनी पड़ेगी। आगे चलिए फ्रेंड्स, तो एक नोट और दिया गया है, ये नोट भी इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी डिले, मतलब आपको डिले जो है अननेसेसरी अनावश्यक डिले अवॉइड करना है, किस बारे में, इन द सेटलमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन की सेटलमेंट में, विच रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर वांट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके। उन ऑब्जेक्शन से रिलेटेड फ्रॉम और वेरिफिकेशन बाय एलओ ऑफ अदर कमांड्स, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है, तो वो जो उसकी जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अदर कमांड के एलओ से चाहिए या उसके एरिया से, ठीक है। ये पैरा यहाँ खत्म हो गया, हमें कुछ ऑब्जेक्शन आउटस्टैंडिंग है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अदर एलओ जो है वहाँ से चाहिए। मान लो कोई डिपो था, ऐसे समझिए आप ए और बी 2 एलओ हैं, ठीक है, और ये मान लो कोई भी जगह, मान लो आप एग्जाम्पल के लिए इसको मान लो मेरठ में है, ओके, और ये मान लो कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक एलओ है, यहाँ पे मान लो कोई ऑर्डिनेंस डिपो है या एम्यूनिशन डिपो है, इसने इस पे डिपेंडेंट यूनिट मान लो बी के अंदर है, मान लो कोई यूनिट एक्स है, ओके, तो इसने सामान इससे लिया, ओके, और जब जो बी का जो एलओ है वो यूनिट एक्स में ऑडिट करने के लिए गए तो इसमें यहाँ पे उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाएगी, अकाउंटिंग इरेगुलरिटी पाएगी और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। ओके, तो वो जो ऑब्जेक्शन रेज किया, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो डिपो जो एलओ ए मेरठ के ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है उससे रिलेटेड थी। तो जो बी का एलओ जो है वो ए को लेटर लिख सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है इससे रिलेटेड। ओके, तो ये बात इसमें बताई गई है। इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन द सेटलमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस विच रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर वांट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑन वेरिफिकेशन बाय एलओ ऑफ अदर कमांड और एरिया, एलओज आर ऑथोराइज टू कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्ट विद द एलओ ऑफ अदर कमांड, मतलब दूसरी कमांड्स के एलओ से वो डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ओके, और रूटीन मैटर्स ओनली, और ये क्योंकि रूटीन मैटर ही है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन में उनको कुछ चेंज करना है या कोई एनोमली पाई गई तो उसको रेक्टिफाई करना है। ओके, तो ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स विल बी एड्रेस्ड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव पीसीडीए। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो वो उनके पीसीडीए सीडीए से जाएंगे। मान लो ए का जो ये सब ऑफिस है इसका पीसीडीए होगा, बी का जो मेन ऑफिस है तो इसके राउटेड थ्रू होगी इंपॉर्टेंट, और मान लो सिंपल बात करनी है तो ये आपस में से बात कर सकते हैं। नोट 3 क्या दिया गया इसके अंदर, डब्ल्यू एसओ ए एलओ
तो इसके प्रोविजन जो है हैंडबुक में दिए गए हैं, एलियोस हैंडबुक में। इस पार्ट भी देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता दिया इसको। आगे दोस्तों 451 में क्या दिया गया है, ऑफिस नोट। ऑफिस नोट के बारे में दी गई है कुछ बातें। ऑफिस नोट क्या होता है, हमें मान लो कोई भी अपना ओपिनियन देना है, ऑफिस के अंदर कुछ आपको डिस्क्रिपेंसीज लग रही है, तो एक ऑफिस नोट पुटअप करके आप उसको चीज़ों को अपने संज्ञान में ला सकते हो, अपने ऑफिसर इंचार्ज के संज्ञान में ला सकते हो बातें। द ऑफिस नोट शुड कंटेन, क्या क्या होना चाहिए, द फैक्ट्स ऑफ द केस, बिल्कुल होंगे। द ऑर्डर्स बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट, बिल्कुल ही होंगे। मान लो जो सब्जेक्ट दिया है उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्डर्स अब तक इशू हैं, उसको सपोर्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा, वही तो फैक्ट बोले जाएंगे उस केस के। द स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच द ऑर्डर्स ऑफ द पीसीडीए सीडीए जॉइंट कंट्रोलर और जीओ आर रिक्वायर्ड, और कुछ आपको स्पेसिफिक पॉइंट जो हैं उसमें देने पड़ेंगे जिनके ऊपर आपको ऑर्डर्स जो है पीसीडीए सीडीए और जो ग्रुप ऑफिसर है जीओ के, उनके रिक्वायरमेंट है। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। ऑफिस नोट जो है उसके अंदर फैक्ट होंगे एक तो केस के, और जो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके 5 द स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच, वो पॉइंट लिखने हैं आपको जिसके ऊपर आप पीसीडीए सीडीए जॉइंट जेसीडीए या ग्रुप ऑफिसर का ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हो। ठीक है, इजी बातें हैं। आगे चलिए, आगे बोल रहा है एन ओपिनियन एंड द ग्राउंड्स ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड। एक तो ओपिनियन, और वो जो ओपिनियन किस ग्राउंड पे बेस्ड है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। प्रीसीडेंट्स इन केसेस वेयर देयर इज आर नो अथॉरिटेटिव रूलिंग्स, ये क्या होता है, प्रीसीडेंट्स क्या होता है, इसको दोस्तों समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपने कुछ ऑफिस नोट पुटअप किया और आपका कुछ भी XYZ मान लो सब्जेक्ट था, और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट की अभी तक कोई रूलिंग नहीं आई, कोई भी मिनिस्ट्री की, तो उसके अंदर आपको जो प्रेसिडेंट जो था, मान लो उसी से रिलेटेड कोई केस था और उस पर कुछ डिसीजन दिया गया हो, तो वो आपको इसके अंदर कोट करना पड़ेगा, वो एज ए अथॉरिटी इसमें काम करेगा। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे मान लो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे जो संविधान है उसके अंदर एक क्लॉज है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देती है तो उसको जो लोअर कोर्ट्स जो हैं उसको एज ए उसको रूल मानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब नज़ीर बोलते हैं इसको, एक प्रकार से वो एक अथॉरिटी है। ठीक है, उसका मान लो संविधान में उल्लेख नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, मान लो या इंडियन पीनल कोड IPC CRPC के अंदर उस मान लो कोई भी सज़ा सुनाई है या उनको कन्विक्ट करार किया है या उसको दोष मुक्त किया है, तो वो हमारे IPC और CRPC के अंदर नहीं है, इंडियन पीनल कोड और उसके अंदर नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आ गया तो जो लोअर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं, वो उसके लिए एक नज़ीर का काम करेगी, एक अथॉरिटी का काम करेगी। तो यही बात इसमें बताई गई है कि मतलब जहाँ पे अपने वो अथॉरिटी नहीं है उन रूलिंग से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस उस केस के बारे में कुछ अगर ग्रुप ऑफिसर ACDA PCDA CGDA ने अगर कुछ उसके अंदर कुछ प्रेसिडेंट कुछ नज़ीर दी गई है तो आप उसको कोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए क्या है, सिस्टम ऑफ फाइलिंग। समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, सिस्टम ऑफ फाइलिंग में क्या दिया गया आपको, फाइल कैसे करना है। ईच सेक्शन विल हैव अ डिस्टिंग्विशिंग लेटर विच विल बी एंटर्ड ऑन ऑल कॉरस्पॉन्डेंस एज वेल ऑन द फाइल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव सेक्शन। किसी भी सेक्शन के पास मान लो कोई लेटर आया तो उसको क्या करना है, उसको एक फाइल के अंदर उसको मेंटेन करना है, कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस आई। ओके, जैसे कि मान लो फाइल जो है उसका फाइल नंबर हम कैसे देंगे, उस पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कब ओपन हुई कब क्लोज हुई, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी जाएगी। तो इसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट सेक्शन जो है वो फाइल का मार्क दोस्तों कैसे मार्क करेगा, तो उसके ऊपर A/9900 लिख दिया। और एडमिन सेक्शन है मान लो, उसके अंदर वो क्या कर देगा, AN लिख देगा, एडमिन 1130। ये सेक्शन जो है इंटरनल ऑडिट सेक्शन जो है वो अपने फाइल का नाम ऐसे देगा। मतलब फाइल का सिस्टम बताया गया, फाइल कैसे मेंटेन करनी है, तो ऐसे फाइल मेंटेन होती है। इसके बाद फाइल नंबर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे हेडिंग शीर्षक आता है, कब ओपन हुई, फिर क्लोज का भी बता देते हैं अपने कि कब क्लोज, मतलब जब क्लोज हो जाएगी कॉलम बना के छोड़ देते हैं एक बार। तो ये सारी बातें बताइए। इसके अंदर नोट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे सवाल पूछा जा सकता है, नोट तो हमें छोड़ने ही नहीं है। ओके, जितनी भी बुक्स हैं हमारी पढ़ेंगे तो उसके अंदर नोट तो हमें डिस्कस करने ही है, मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर शुड बी वन सब्जेक्ट ओनली फॉर द वन फाइल, एक फाइल के लिए एक सब्जेक्ट होगा। फाइल शुड नॉट बी बल्कि भारी नहीं हो, ज़्यादा पेजेस नहीं हो, यूजुअली आफ्टर अबाउट 150 पेजेस, 150 पेज होने के बाद फ्रेश फाइल्स ओपन कर ली जाती है सेम नंबर की, बट विद द नेक्स्ट वॉल्यूम नंबर विल बी ओपनड। मतलब नंबर तो सेम होगा, सारी चीज़ें सेम होगी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अलग हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए A6 कर दिया, जैसे अकाउंट सेक्शन की कोई फाइल थी A99 था तो उसको वॉल्यूम 6 है, वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम 3 हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों अगला इसका लास्ट जो टॉपिक है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बचा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं एक अलग ही लेक्चर में लूँगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपनों ने जो ये पार्ट है इसको 2 हिस्सों में अपनों ने बांट दिया है, ये जो चैप्टर है। ओके, तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है उसके अंदर पूरा मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बताऊँगा और इस पुरानी बातें कुछ रिवाइज करेंगे अपने। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक योर फ्रेंड्स कन्विंस फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।